जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ के लिए हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, उसी क्रम में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसे पिछली वीडियो हमने साइंस के क्वेश्चन करे थे, इसमें भी हम साइंस के करेंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना आपको क्या पूछा गया है, तो कौन सम्मिलित नहीं है। तो नैनोमीटर किसमें नापते हैं, दाब में। कार्ब्यूरेटर को आंतरिक दहन इंजन के बारे में बता रहा है। कार्डियोग्राफ हृदय गति के बारे में बता रहा है। सिस्मोग्राफ पृष्ठतल की वक्रता के बारे में बता रहा है। ये वाला उत्तर क्या है, गलत है। ये क्या बताता है भाई, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को बताता है। किसको बता रहा है, भूकंप की तीव्रता को, ना कि पृष्ठतल की वक्रता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछ रहे हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। अच्छा, ठोस से गैस की ओर जा रहे हैं तो ध्वनि की गति क्या हो रही है, कम हो जाती है। अगला कथन क्या कह रहा है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है, पूछ रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि ठोस से द्रव और गैस की ओर जाएंगे तो ध्वनि की गति कम हो जा रही है। तो ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है ना, यांत्रिक तरंग है। उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ठोस में ध्वनि की जो स्पीड है सबसे ज्यादा होती है, ये बात आप सभी को पता है। दूसरा कथन, ये वाला कथन क्या है, सही है। ये क्या कह रहा है, किसी भी माध्यम में हम तापमान को कम करते हैं तो उसकी जो ध्वनि की गति है वो बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, तापमान को अगर कम करेंगे तो ध्वनि की जो स्पीड ऑफ साउंड है, ध्वनि की गति है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या सही होगा भाई। अच्छा, तीसरा और इसमें ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। कांच ध्वनि की क्या कह रहा है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। तो भाई कांच की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है, ज्यादा रहती है। तो ऐसा नहीं भाई, एल्यूमिनियम में ज्यादा रहेगी, ध्वनि की स्पीड एल्यूमिनियम में ज्यादा रहेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा, केवल सी, केवल एक कथन सही होगा। अगला क्या कह रहा है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। अच्छा, कारण क्या कह रहे हैं, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। सही बात है, गर्मियों में आपने देखा हो, सबने बोला हो काल ज्यादा डार्क कपड़े मत पहनो, वो क्या करते, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे आपको गर्मी लगेगी। जो हल्के मतलब सफेद कपड़े पहनने को क्यों बोला जाता है, सफेद कपड़े क्या करे, सन रेज को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, उसका एल्बिडो ज्यादा होता है ना, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते। इसके कारण क्या है, आपको गर्मी कम लगती है। तो दोनों चीजें क्या है इसमें सही है इसकी। और गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने चाहिए भाई। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा, एक कथन दिया, उसका कारण दिया है। मतलब क्या, ये जो हल्के रंग के ऊष्मा को कम शोषित करें, क्या इसका कारण है। तो इसलिए ही गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या, दोनों सही हो जाएंगे। कारण क्या कर रहा है, कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष इसमें पूरा नहीं लिखा है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित है, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक, दूसरा कारण क्या कह रहा है, अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित किरण पुंज को अपसारित करता है। क्या करता है, अपसारित करता है। अब जैसे आपको पता होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखती हैं, पास की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। दूर की वस्तुएं इसमें नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, दूर की वस्तुएं दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी। इसमें क्या करे, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या करता है, जैसे प्रकाश की किरण उस पर पड़ेंगे, अवतल लेंस वो क्या, उसको स्कैटरिंग कर देता है, उसको अपसारित कर देता है, जिससे कि हमें दूर की वस्तुएं भी दिखना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, अवतल लेंस। इसने ये पूछा है कि निकट दृष्टि दोष में जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। क्योंकि इसलिए किया जाता है, क्या इसका कारण ये है, अवतल लेंस क्या कर रहा है, तो आपतित किरण पुंज वाले प्रकाश की किरण पड़ रही है, उसको अपसारित करने का काम कर रहा है, जिससे क्या दूर की चीजें भी दिखाई देने लगती। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल करता है। चलिए अगला क्या कह रहा है।
अगला कह रहा है विशिष्टता को सूची 1 विशिष्टता को सूची 2 कण के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अच्छा, जैसे इसने पूछा शून्य द्रव्यमान, ठीक, आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण और पूर्णांक प्रचक्रण। प्रचक्रण का मतलब क्या है, कितने वो उसके सापेक्ष घूम रहा है या चक्कर लगा रहा है, कितने 1 सेकंड में 1 मिनट में वो कितनी बार उसको सर्कल कर रहा है, यही तो पूर्ण चक्कर का मतलब। तो इसमें क्या भाई, शून्य द्रव्यमान किसका होता है, आपने न्यूट्रिनो सुना होगा, इसको न्यूट्रॉन भी बोला जाता है, न्यूट्रॉन। इसका नाम इसमें नहीं दिख रहा होगा तो क्वार्क बोलते हैं, क्वार्क। ये फोनोन नहीं फोटोन होता है, फोटोन। ये तो पोजिट्रॉन आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको बताना शून्य द्रव्यमान किसका होगा भाई, तो शून्य द्रव्यमान है न्यूट्रिनो का होता है, न्यूट्रॉन जिसको बोला जाता है। अब आंशिक आवेश किसका होगा, आंशिक आवेश रहता है आपके क्वार्क के ऊपर। आंशिक आवेश किसके ऊपर रहता है, क्वार्क के ऊपर। आंशिक प्रचक्रण मतलब पूरा चक्कर नहीं लगा पाना, ये किसके ऊपर होगा, ये होगा आपके फोटोन के ऊपर। और पूर्णांक चक्रण किसका, पोजिट्रॉन के ऊपर। तो ए का कौन सा भाई, तीसरा, सॉरी ए का कौन सा है, दूसरा। ए का दूसरा किसमें, इसमें नहीं है, ए मसी में। बी का कौन सा भाई, तीसरा। बी का तीसरा इसमें भी है और इसमें भी है। सी का कौन सा भाई, चौथा, तो सी का चौथा इसमें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, प्रश्नों में 2 वक्तव्य है, एक को कथन और दूसरे को कारण। वही है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कथन और कारण वाले प्रश्नों को कैसे करना है। कथन और कारण वाले प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, पहला लेक्चर था उसमें। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बार बार चीजों को रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है, समय की बर्बादी है, समय हमारे पास कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है, कथन रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण, अक्रिय सक्रिय नहीं अक्रिय साइलेंट वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा वातावरण जो सक्रिय हो, अक्रिय वातावरण हो, उसके लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसका कारण क्यों है, मतलब क्यों नाइट्रोजन गैस को दिया जाता है, इसलिए ये क्या बता रहा है, साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। क्या कह रहा है, अभिक्रियाशीलता क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। अभी इसका मतलब ये कि इसको इसलिए चुनना है क्योंकि इसकी जो सामान्य तापमान पर ये क्या रिएक्शन नहीं करते, टेम्परेचर वो ज्यादा बढ़ेगा तब ये रिएक्शन करेगी, इसलिए क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में इसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हुए विचार। कथन क्या कह रहा है, एलपीजी प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। अब इसमें तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगर मान लो एलपीजी से आप देखते होंगे पहले एलपीजी के वाहन ज्यादा चलते थे, ऑटो वगैरह एलपीजी के चलते थे, और सरकार ने क्या किया, एलपीजी की जगह पे सीएनजी यूज करो। अगर प्रदूषण मुक्त होता तो सरकार इसको क्यों, इस पर प्रतिबंध लगाती है, आपको बिल्कुल नहीं पता एलपीजी के बारे में, तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। अब एलपीजी की दूसरा इसमें क्या कह रहा है, कारण सीएनजी ईंधन चालित बसों को चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए संस्तुत है, मतलब मेट्रोपॉलिटन में चलेंगी, बाकी में नहीं चलेंगी, क्या सब में चलेंगी, मतलब इनके लिए तो जरूरी है सीएनजी की बस चलाओ। और सीएनजी की बस क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि प्रदूषण कम कर रही है ये एलपीजी की तुलना में। एलपीजी क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या रहता है मेनली, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, ये सब रहता है किसमें, एलपीजी में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है, ये तो बोला जाता है। क्या एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त, क्या प्रदूषण नहीं फैलाता, अगर प्रदूषण नहीं फैलाता तो इसको बंद क्यों करते भाई। और दूसरा कथन आपका सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में क्या होता है, कौन सा इसमें केमिकल होता है भाई, कौन सी गैस होती है सीएनजी में, क्या 90% मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस CH4 होता है 90%। ये एलपीजी की तुलना में कम प्रदूषणकारी है, एलपीजी की तुलना प्रदूषणकारी है। इसका कथन ये वाला तो बिल्कुल गलत ही हो गया भाई, क्योंकि ये कह रहा है कि
एलपीजी क्या प्रदूषण मुक्त है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाला क्या है? सही है भाई, मेट्रोपॉलिटन शहरों में क्या सीएनजी की बसें चलाई जा रही हैं जिससे क्या पॉल्यूशन कम हो, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन एक गलत है, इसमें गलत गलत सही से नहीं लिखा, गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? ठीक है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कौन से विद्यमान रहते हैं भाई? जो प्रोटीन शब्द है दिया किसने, जैसे 1833-38 में दो वैज्ञानिक हुआ करते थे, बर्जीलियस और मूलर नाम के, इन्होंने ये शब्द दिया। इस प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन में आपका कार्बन भी रहता है, प्रोटीन में क्या कार्बन भी होगा, उसके बाद आपका ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। देखिए सूक्ष्म मात्रा में इसमें गंधक भी होगा, पोटेशियम भी होगा, सल्फेट भी होगा, कहे जाते हैं। कल आपसे अगर आगे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनके अलावा और कौन सी चीज रहती है, मान लो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और कौन सी चीज है, तो उसमें गंधक भी रहता है, पोटास भी रहता है, सल्फेट भी रहता है ना। तो प्रोटीन में ये सारी बातें रहती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। किसने बताया कंसेप्ट इसका, बर्जीलियस और मूलर नाम के वैज्ञानिकों ने। ठीक है भाई, प्रोटीन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है ना, है तो कार्बन से ही बना। प्रोटीन क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर, ये व्यवहार नहीं है विचार होगा, विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं भाई विचार। जीवाणु, कवक, पुष्पीय, पादप। ठीक है, जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। जीवाणु मतलब क्या, बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स जो फ्लावर वाले हैं। अब ये क्या जो फूल दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, उपयुक्त जीव प्रकारों में से किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव पीड़कनाशियों के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा है भाई। इसमें क्या है, कवक को, फंजाई को भी यूज किया जाता है, कुछ पौधों को, उसके पादपों को यूज किया जाता है, कुछ को जीवाणु को भी यूज किया जाता है, बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सारी चीज, ये तीनों को क्या है, तीनों का जैव पीड़कनाशी के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या भाई, डी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कवक मूलक, कवक मूल मतलब फंजाई, संगुणन मतलब आपस में जो रह रहे हैं, परजीविता का एक उदाहरण है। माइको राजा का नाम सुना आपने, माइको राजा, वो भी तो फंजाई टाइप में ही, वो क्या कर रहा है, सहजीविता में रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशन में कौन रहता है, माइको राजा, कवक मूलक है वो, माइको राजा। तो ये क्या रह रहा है, सहजीविता, सहजीवी संबंध में रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, ना कि परजीवी पैरासाइटिक रिलेशन में। तो पहला उत्तर कथन तो ऐसे ही गलत हो रहा है। अगला क्या कह रहा है, एक पौधों की जड़ और एक, ये पौधों की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। संगुणन तो है, ये बात ठीक है, लेकिन परजीविता का संबंध नहीं है इसमें, पैरासाइटिक संबंध नहीं है। कैसा संबंध है, दोनों एक दूसरे को लाभ प्रदान कर रहे हैं। कैसा संबंध है, संबंध इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन का है, सहजीविता का संबंध है, न कि परजीविता का। तो क्या होगा इसका, ए गलत और आर सही होगा। चलिए अगला क्या कर रहा है, मानव, कथन दिए उसका कारण दिए, वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में, यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, अगला कह रहा है यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम का उत्पन्न करता है। अब वही दिया है, कथन कारण कौन से सही है कौन से गलत है। देखिए यकृत के बारे में, यकृत सबसे बड़ी, या यूं कहूं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कहां पाया जाता है यकृत,
एक आपकी उदर गुहा होती है, उदर गुहा, उदर गुहा, इसको एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। उसके दाहिने भाग में, दाहिने ओर पाई जाती है कौन? यकृत। यकृत से जुड़ा जुड़ा रहता है आपका पित्ताशय। वो क्या, उसमें क्या हो रहा है, पित्त वाइल का स्राव होता है, वाइल का। किसका स्राव होता है? वाइल का स्राव होगा, है ना। तो आप ये बताओ कि मानव शरीर में यकृत बसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? सही बात है। बाइल क्या करता है? ये बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, वसा का अम्लीकरण करता है, उसको तोड़ने काम कर रहा है। कौन सा? जो बाइल है, पित्ताशय में पित्र का जो संग्रहण हो रहा है, बन कहाँ रहा है वो? यकृत में। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब फैट को तोड़ने काम कर रहा है, लेकिन फैट को पाचन में तो भूमिका निभा रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो दो नहीं करता, कई सारे करता है। तो ये वाला कथन क्या आ जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। केवल क्या सही हो? अरे ये यहाँ पे ए है, सी में ए सही है, परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाए। ठीक है, अगला क्या करा है? विस्की पीने से, ये विस्की नहीं है, विस्की है, ना चाहिए विस्की, ना चाहिए रम, वो वाला विस्की है ये, है ना, विस्की। एल्कोहल। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। विस्की पीने से क्या है, उसके साथ आप लिक्विड ले रहे हो, उसमें क्या, पानी है। अब किडनी क्या कर रही है? विस्की क्या है? ऐसे केमिकल है, जहरीले पदार्थ टाइप में, किडनी उसको फिल्टर करने का काम कर रही है। फिल्टर कर करके क्या कर रही है? आपको टॉयलेट के रास्ते उसको निकालने की कोशिश कर रही है यूरिया के थ्रू, तो इसीलिए आपको टॉयलेट ज्यादा आएगा। अब लेकिन इसका कारण क्या है? एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेशन का स्राव, वैसोप्रेशन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, बढ़ नहीं जाता, घट जाता है भाई। वैसोप्रेशन का स्राव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये वाला क्या होता है? गलत हो जाएगा। इसमें से कौन सा? ए सही है, किंतु आर गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहा भाई? हार्मोन विषयक निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हार्मोन के संबंध में पूछ रहा है। किसके संबंध में पूछ रहा है भाई? हार्मोन क्या है? पोषक रहित रसायन है। अंतःकोशिकीय, संदेश वाहक का काम करते हैं। अंतःकोशिकीय संदेश वाहक का काम करें। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं, सही बात है। ये मानव शरीर के अंदर उपापचय अभिक्रियाओं के प्रेरण के लिए आवश्यक, बिल्कुल सही है। क्रियाओं की है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ए और दो, एक और दो इसके दोनों सही है हार्मोन के संबंध में। अगला क्या कह रहा भाई? सूची एक में दिए गए शब्दों वाक्यों को, अच्छा 13 14, ठीक है। सूची एक में दिए गए शब्दों वाक्यों को सूची दो में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं। तो पूछ रहे विटामिन ए की कमी से, कमी और होने वाले रोग कौन से? बताइए भाई। जैसे आपने पता होगा कि विटामिन ए की कमी से कलर मतलब दिखाई देना कम हो जाता है, तो रतौंधी मतलब रात में दिखाई देता, रतौंधी में रात में दिखाई देता, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा हो रहा है भाई? रतौंधी। इसका मतलब क्या है? ए का दूसरा है। ठीक है भाई, तो ए का दूसरा किस किस में भाई? मतलब ये वाले नहीं होंगे और ये वाला नहीं होगा, बी और डी इसका उत्तर होगा। अब क्या कह रहा भाई? सी की कमी, विटामिन सी की कमी से क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है। क्या हो रहा है? इसका भी। अब मान लो आपको दो ही पता है, तो बी का क्या हो गया? चौथा। तो बी का चौथा किसमें भाई? इसमें ए का दूसरा था, इसमें ए का दूसरा था, 50-50 भाई। अब हमें ये पता है बी का चौथा है, तो ये वाला ही उत्तर गलत क्या हो जाएगा? बाकी को आप नहीं आते तब भी उत्तर को कैसे बना सकते? अब इसमें से देखो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, नहीं विटामिन सी का चौथा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे मान लो ए का दूसरा हो रहा था, तो ए का दूसरा इसमें और इसमें, हमने देखा सी का चौथा है, तो सी का चौथा इसी में ना, तो ये वाला उत्तर सही होगा बी, ये वाला हट जाएगा। अब देखिए, ए का दूसरा रतौंधी हो गया, बी का पहला विटामिन बी 6 की कमी से रक्त अल्पता,
फॉलिक एसिड कैप्सूल दिए जाते हैं एनीमिया में, आपने सुना होगा महिला में रक्त की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B6 से टैबलेट दिए जाते हैं आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए। अगला क्या है, टीका चौथा, स्कर्वी, विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा, त्वचा का फटना, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर के द्वारा संचारित होता है जैसे डेंगू होता है। डेंगू किससे हो रहा है भाई, एडीज मच्छर से, एडीज, एडीज मच्छर से। ठीक, क्या हो रहा है, एडीज मच्छर से क्या हो रहा है आपका, डेंगू हो रहा है। और क्या होता है इससे, चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, येलो फीवर भी बोलते हैं, वो इससे ही हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, एडीज मच्छर क्या कर रहा है, जीका वायरस भी फैला रहा है, और क्या कर रहा है, डेंगू भी फैला रहा है। सही बात है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, बिल्कुल सही, लैंगिक संचरण भी हो जाए। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि जो उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय प्रदेश में और कौन कौन से रोग हो रहे हैं, इसको एक बात और है, एक शब्द और बताएंगे, नेग्लेक्टेड, ट्रॉपिकल डिजीज कौन सी है, ट्रॉपिकल डिजीज, एक बार गूगल पे सर्च करोगे आप। दूसरा ये बताओगे कि मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से और कौन कौन सी बीमारी होती है, विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, इसका तो सी है, दोनों बात सही है ना। अब दूसरी बात एक ये सर्च करना कि जीका वायरस में क्या होता है, बच्चा प्रभावित होते हैं, बुजुर्ग प्रभावित होते हैं, सब प्रभावित होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो फिर मिलते हैं साइंस के क्वेश्चन के साथ। अभी इसके 2-3 सीरीज और आए, 2-3 सेट और है साइंस के, फिर उसके बाद अगला सेगमेंट आएगा। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, क्लास को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।